Okay, so let's start today the chapter atoms and molecules. Atoms and molecules. तो लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि एटम्स क्या होते हैं और एटम्स किसके बने होते हैं और वो जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैसे वो वर्कआउट करते हैं, मींस हाउ दे आर अरेंज्ड, कि वो एक एटम को बना के रेडी करते हैं। एटम जो होता है वो बन के रेडी होता है, ठीक है। और उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स देखे थे। हमने थॉमसन मॉडल देखा था, फिर हमने रदरफोर्ड मॉडल देखा था, फिर हमने बोर्स, नील बोर्स का मॉडल देखा था, ठीक है। अब उसके आगे ये बात स्टार्ट होती है कि एटम एंड मॉलिक्यूल, जैसे अगर हम बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में हमने बात किया था मैटर की, ठीक है। मींस एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और ये जो मैटर होता है ये किसका बना होता है? पार्टिकल्स का। ये हमने स्टडी किया था, ठीक है। मींस मैटर का जो नेचर होता है ये पार्टिकुलेट नेचर होता है। पार्टिकुलेट मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, वो कैसा होता है? पार्टिकल्स का बना होता है, ठीक है। तो ये चीज हमने मॉडर्न वे में स्टडी की थी। यही बात जो है प्रीवियस साइंटिस्ट ने दिया, प्रीवियस साइंटिस्ट ने इसको वर्कआउट किया। तुम्हारा मास्क का है, तुम्हारा मास्क का है ना? नो, नहीं। अगर मुझे कोरोना हुआ फिर क्या होगा? अभी जाओ ऑफिस में, चाबी लो, ये इधर इधर इधर, चाबी लो, ऑफिस खोलो, पहला ड्रॉर है उसमें मास्क रखा हुआ है, लेके आओ। हाँ, बहुत जरूरी है। ओके, तो मैटर, पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट अगर है तो यही चीज प्रीवियस साइंटिस्ट ने कहा कि जैसे महर्षि कानद, महर्षि कानद, ओके। अब उन्होंने क्या कहा कि अगर मैटर है आप इसको तोड़ते जाओगे, ठीक है। मींस अगर आप मैटर है, मतलब मैटर को उन्होंने क्या बोला? पदार्थ। क्या बोला? पदार्थ। यस, ठीक है, मैटर को पदार्थ। उन्होंने कहा अगर हम इसको ब्रेक करते जाए, कीप ऑन डिवाइडिंग, कीप ऑन ब्रेकिंग, कीप ऑन डिवाइडिंग, तो हम उस पदार्थ के, उस मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल पे पहुंचेंगे और उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। यस, क्या नाम दिया? परमाणु, ठीक है, छोटा पार्टिकल, ठीक है। और आज हम ये जानते हैं ये छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। इज दैट क्लियर? तो उन्होंने यही कहा कि अगर पदार्थ है, मैटर है, तो इसको आप जब ब्रेक करते चले जाओगे तो इट विल ब्रेक अप इनटू द द परमाणु। मींस कि वो सबसे छोटे पार्टिकल पे हम पहुंच जाएंगे और इसको हम क्या बोलते हैं? एटम। बेसिकली एटम का जो मतलब होता है, एटम का मतलब ही होता है इनडिविजिबल। लेकिन ये पहले समझा जाता था कि एटम इनडिविजिबल है, पॉइंट को समझ में। लेकिन आज हम ये जानते हैं एटम डिविजिबल है और वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में ब्रेकअप किया जा सकता है। लेकिन ये उस वक्त, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? एटम दिया गया। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये चीजें, यानी कि अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में भी इसके ऊपर वर्कआउट किए। लेकिन जब हम मॉडर्न साइंटिस्ट की बात करते हैं तो मॉडर्न साइंटिस्ट में लेवोइजियर और प्राउस्ट, ये दो साइंटिस्ट थे जिसको, जिसके जो जिन्होंने मैटर के बारे में और इन सारी चीजों के बारे में और इनके लॉस के बारे में हमें बताया, ठीक है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये भी हम ये जानते हैं कि जितने भी मैटर होते हैं, ठीक है, एक तरह का मैटर होगा तो एक तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। डिफरेंट तरह के मैटर होंगे तो डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टी शो करेंगे। जैसे आयरन है, कॉपर है, तो आयरन और कॉपर की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। लेकिन एक चीज है जो आयरन की बनी हुई है और दूसरी चीज भी आयरन की बनी हुई है, तो फिर ओके, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो दोनों के लिए क्या होगी? वो सेम होगी। तो जितने भी मैटर होते हैं
वो पार्टिकल्स के बने होते हैं, ठीक है। और अलग तरह के एटम की अलग प्रॉपर्टी होती है और सेम तरह के एटम्स की सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये चीज जो है हम ये आज जानते हैं और उन्हीं को हम स्टडी करेंगे। तो लेट अस सी, मींस ऑल मैटर is made of is made of very small particles called atoms, ठीक है। now atoms of different matter, ये आप कह सकते हैं atoms of different substance show different properties ठीक है, and atoms of same substances show similar property। तो यहां से एक चीज साफ होती है कि जो प्रॉपर्टीज है मैटर की वो उनके एटम, जैसे हमने पढ़ा कि भाई एक ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल की वजह से है, ठीक है। सेल जो फंक्शन करेगा, ठीक है, वही ऑर्गेनिज्म फंक्शन करेगा। तो उसी तरीके से अगर कोई मैटर है, कोई सब्सटेंस है, तो उसके जो एटम है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके एटम की प्रॉपर्टी की वजह से। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, यानी डिफरेंट डिफरेंट लॉज। इसको मिटा दो। बातें करते रहो, मैं इसको मिटा दूं फिर। सर ये क्या नहीं, क्या चीज आइटम्स ऑफ लास्ट वाला of different substance show different properties, atoms of same substance show similar properties। Oh, it will take time. Okay, now coming to the next topic, and that is laws of chemical combinations। सेकेंड पॉइंट देखो, ये सब कुछ डिटेल में अभी आगे होगा। मतलब ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि माइंड में होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आयरन है, तो आयरन क्योंकि सब्सटेंस किसको कहते हैं, सेकेंड चैप्टर में मैंने स्टडी किया था, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब कि एलिमेंट्स, ठीक है, या कंपाउंड्स, वो क्या होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं। तो अगर आयरन है उसका जो एटम होगा और कॉपर है उसका जो एटम होगा, तो जाहिर सी बात है आयरन के एटम की प्रॉपर्टी कॉपर के एटम की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। लेकिन एक ब्लॉक है जो आयरन का बना हुआ है और एक बॉल है ये भी आयरन की बनी हुई है, तो इसके अंदर जो एटम होगा इसके अंदर जो एटम होगी, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होगी। वही चीज कही जा रही है। पॉइंट समझ में? सब्सटेंस किसको कहते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है, मींस विच इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल काइंड ऑफ एटम्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, यस, सिंगल काइंड ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? Okay, now coming to the next, and that is laws of chemical combination। Laws of chemical combination।
अब देखो सबसे पहला लॉ जो हम यहां स्टडी करेंगे दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये लॉ जो दिया था वो लेवोइजियर ने दिया था। ठीक है, लेवोइजियर। ओके, और ये लॉ क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑब्वियसली मास क्या होता है फिजिक्स में हमने स्टडी किया था, द क्वांटिटी कंटेन्ड इन अ मैटर। एक मैटर के अंदर जो क्वांटिटी है वही मास है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या हो गया? क्योंकि मास डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, तो मास जब डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है इसका मतलब मैटर डिस्ट्रॉय नहीं। अगर मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एक मोबाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मास होगा। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि मोबाइल है लेकिन उसका मास नहीं है, माउंटेन है उसका मास नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर कोई मैटर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मास होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब यह होता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, यस, नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब कि मैटर क्रिएट नहीं किया जा सकता, न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ रीअरेंज किया जा सकता है। और यही जितने भी आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये इस लॉ को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कार्बन को, बहुत ध्यान से समझिएगा, रिएक्ट कराया हाइड्रोजन से तो वाटर बन के रेडी हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्यों? कार्बन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, और यहां पे वाटर का मतलब ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन कहां से आ गया जब ऑक्सीजन रिएक्ट ही नहीं किया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन एक मैटर है। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे वही चीज है कि ऑक्सीजन जो है बेसिकली वो आ ही नहीं सकता, क्रिएट नहीं हो सकता। अगर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन होता तो जाहिर सी बात है, जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता तब वाटर बनता, क्योंकि वाटर बनने में हाइड्रोजन ऑक्सीजन चाहिए, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही रिएक्ट कर रहा है। इज दैट क्लियर? और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमने यहां पे कार्बन को जो है वो, ठीक है, कार्बन को भी रिएक्ट कराया और यहां से कार्बन गायब हो जाए, कहीं ना कहीं तो अरेंज होना चाहिए। तो मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये हमें याद रखना है। तो दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि वो जो मैटर है वो कंजर्व जब रहेगा तो उसका मास भी क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। क्योंकि जो दो हाइड्रोजन है तो इधर भी दो हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि अगर यहां पे दो हाइड्रोजन है तो यहां पे एक हाइड्रोजन नहीं चाहिए, यहां भी कितने होना चाहिए? दो, क्योंकि दो ही। इसीलिए जब केमिकल रिएक्शन होता है, हमने स्टडी भी किया इस चीज को, क्यों कोई एटम रिएक्ट करता है, वो इसीलिए रिएक्ट करता है ताकि स्टेबल हो सके, अपनी वैलेंसी को पूरा कर सके। ठीक है, तो अगर वैलेंसी पूरी है तो रिएक्ट वो करेगा ही नहीं, और अगर वैलेंसी नहीं पूरी है, ऑक्टेट पूरा करना है, डुप्लेट पूरा करना है, तब वो रिएक्ट करेगा। तो जब ये, तो रिएक्शन यही तो होता है ना, केमिकल रिएक्शन। तो जब ये रिएक्ट करता है तो बेसिकली होता क्या है? सिंपल क्या होता है? रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम, रीअरेंजमेंट्स होते हैं। ठीक है, और उन रीअरेंजमेंट की वजह से नया प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है कि पहले हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, अब दोनों मिले, रिएक्ट किए। क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। और वहां पे ऐसा तो नहीं है कि हाइड्रोजन नहीं था और हाइड्रोजन बन के रेडी हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। वही इस लॉ को बोलता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो मास है वो कंजर्व रहेगा। इज दैट क्लियर? दूसरा, अगर कोई केमिकल रिएक्ट कर रहा है तो मान लीजिए आपने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया, बहुत ध्यान से समझना, मतलब ये हाइपोथेटिकल डेटा दे रहा हूं, अभी रियल डेटा मैं अभी करवाऊंगा। ठीक है, 2 ग्राम हमने जो है वो हाइड्रोजन लिया, और या 8 ग्राम कर देते हैं। ठीक है, और 1 ग्राम ऑक्सीजन से वो रिएक्ट किया, 8 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम ऑक्सीजन, तो यहां पे बन के क्या रेडी होगा? वाटर। तो वाटर 7 ग्राम नहीं बनेगा, यहां पे टोटल मास कितना था? 9, तो वाटर भी कितना बन के रेडी होगा? पॉइंट समझ में आया? क्योंकि रिएक्ट करने से पहले जो मास था वही रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी मास वही रहेगा, चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैटर ही नहीं डिस्ट्रॉय हुआ है तो मास कहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगा?
इज दैट क्लियर? तो यहां पे वही चीज कही जा रही है कि जब मासेस लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। कम इन कम इन कम कम इन कम। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मींस कि जो हमारा मैटर है वो ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे एक आपको एग्जांपल दिया जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये आप 10th में रिएक्शन पढ़ोगे, जब इसको हीट किया जाता है तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है, दैट इज, ठीक है, क्विकलाइम भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, यस, क्विकलाइम, और टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, मींस दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड दिस इज हीट, ये आप हीट ले रहे हो ब्रेक करने के लिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां पे हीट ली भी जाएगी और हीट रिलीज भी होगी, ठीक है, क्योंकि आप यहां पे क्या करो, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ रहे हो, तो जब ब्रेकिंग होगा तो ऑब्वियसली इट विल रिलीज हीट, ठीक है, और यहां पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि अगर आपने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया है तो कैल्शियम कार्बोनेट से ही कैल्शियम ऑक्साइड और जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो यहां पे ये जो प्रोडक्ट दोनों बन के तैयार हुए हैं, इन दोनों का मास भी मिलके क्या होगा, यस, क्योंकि मास नहीं डिस्ट्रॉय हो सकता, क्योंकि मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो जब रियल सिचुएशन में लेंगे तो कितना बनेगा, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट विल बी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अगर 100 ग्राम आपने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट तो फिर वहां पे क्या होगा, दैट इज, दोनों जो भी प्रोडक्ट बन के रेडी हो रहे हैं उनका भी मास मिलके वही रहने वाला है, क्योंकि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बिकॉज मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसी पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इज दैट क्लियर? तो अब न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं, एक एक लॉ को स्टडी करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसको मिटा दो। तो ये आपका एग्जाम्पल है जो आप बेस्ट तरीके से कोड कर सकते हैं। हो गया? ओके, चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इट सेज सोडियम कार्बोनेट, that is Na2CO3, ओहो, Na2, नहीं वो जो है ना कभी कभी सोडियम कार्बोनेट that is reacts with इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड मींस दैट इज CH3COOH, that is ethanoic acid or acetic acid, okay. To form sodium ethanoate, to form sodium ethanoate, sorry, ethanoate, okay, and कार्बन डाइऑक्साइड, वही मैंने कहा कुछ और भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर,
Okay, in an experiment, 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid to form 8.2 gram of sodium ethanoate, that is CH3COONA. Okay, 2.2 gram of carbon dioxide, okay, and 0.9 gram of water. Show that the data, ethanoic acid, that is a weak acid. Ethanoic acid एक तरह का acid है. That is a carboxylic acid. Okay, it's a compound. Show that this data verifies the law of conservation of mass. M और N निकल ही नहीं रहा है प्रोनाउंसिएशन में, जुकाम की वजह से फंस जा रहा है. चलो, तो अब देखो इतना लंबा चौड़ा, बस हमें ये शो करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो कर रहा है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? रिएक्टेंट साइड में जितने रिएक्टेंट्स हैं उनका मास और प्रोडक्ट साइड में जितने रिएक्टेंट हैं उनका मास दोनों क्या होना चाहिए? सेम. तो अब सबसे पहले रिएक्शन की बात करते हैं. तो ये कह रहा है कि Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड यानी कि आपका जो है CH3COH दैट इज इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करता है और बनाता है CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दैट इज सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. और ये 10th में आप स्टडी करोगे तो इस रिएक्शन के पीछे मकसद है और ये एनसीईआरटी का बेसिकली क्वेश्चन है. ठीक है, तो सब कुछ कनेक्टेड होता है, कुछ भूलना नहीं है. 9th का 10th में भूल मत जाना कि एग्जाम देके आए उसे दिन अरे बल्ले बल्ले तो 10th में अलग पढ़ेंगे. ठीक है, बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं 9th से आपके, तो यू डोंट हैव टू फॉरगेट. अब ये कह रहा है कि अब ये रिएक्शन हो गया, तो इसके लिए कितना लिया गया था? सोडियम कार्बोनेट लिया गया था 5.3 ग्राम. रिएक्शन कैसे हुआ है? रिएक्शन कैसे हुआ? जैसे होता है सर, मतलब से हम तो कैसे रिएक्ट करते हैं, ये वही मैं कहता हूं तुम्हारा क्वेश्चंस, दैट इज नॉट, वी डोंट हैव टू स्टडी यहां रिएक्शन मैकेनिज्म. हमें यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, वो तो +2 लेवल की बात होती है और हायर लेवल की बात होती है जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. अब ये कैसे टूट रहा है, कौन किससे जल रहा है, दैट इज नॉट द टॉपिक टू स्टडी. ठीक है, याद करना पड़ेगा. हाँ, तो यहाँ पे तो ये याद ही करना पड़ेगा कि सोडियम कार्बोनेट है. ये तो क्वेश्चन है बेटा 10th में, ये आप याद करो क्योंकि 10th में जब इसका बेसिक बताया जाएगा कि जब कार्बोनेट सॉल्ट्स यानी मेटल कार्बोनेट सॉल्ट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, जनरल रिएक्शन है. लेकिन यहाँ पे वो चीज हमें नहीं स्टडी करना, वो आप 10th में स्टडी करोगे. ठीक है, यहाँ पे हमें स्टडी करना है सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे. तो ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है. सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड ये रिएक्ट कर रहा है
और ये बना रहा है सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 5.3 ग्राम ये लिया गया है, 6 ग्राम इथेनोइक एसिड लिया गया है, और जो बना रहा है 8.2 ग्राम सोडियम इथेनोएट, ठीक है, 8.2 ग्राम सोडियम इथेनोएट बन रहा है, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और 0.9 ग्राम वाटर बन रहा है। तो ये हमें शो करना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट करना है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स की अगर हम बात करें, इज इट नॉट वर्किंग? यहाँ पे ऑल आउट जल रहा, वहीं पे मच्छर ज्यादा है। तुम लोग को मच्छर लग रहा है? देखो यहाँ जल रहा हूँ, यहीं पे मच्छर है, ठीक है। वाह, ये इसका भी वो हो गया है। गुड नाइट वालों को देखना पड़ेगा। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया, 5.3 प्लस 6 ग्राम, कितना हो गया? यस, 11.3 ग्राम। और फिर हम लेंगे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9 ग्राम, और ये भी हमारा हो जाएगा 11.3 ग्राम, ठीक है। तो सिंस, ठीक है, since mass on both sides are equal, so therefore this reaction is following law of conservation of mass. I think it's clear. Okay, law of conservation of mass. ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। हो गया, कोई डाउट इसमें किसी को? हो गया रेहान? चलो अब नेक्स्ट करते हैं। हो गया? Okay. Now coming to the next question. That is calcium carbonate decomposes on heating, जो मैंने अभी एग्जांपल आपको शुरू में लिखवाया, ठीक है, to form calcium oxide and carbon dioxide. ओके, आगे क्या बोल रहे हैं? ये कह रहा है कि when 10 gram of calcium carbonate is decomposed completely, then 5.6 gram of calcium oxide is formed. Okay, calculate the mass of carbon
dioxide formed? Which law of chemical combination will you use in solving this problem? ओके तो अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि जो मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया था कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको किया जा रहा है हीट, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेकअप हो रहा है। दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट का 10 ग्राम लिया तो 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना, 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना। यस, तो यहां पे वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज होगा, तो इसका मतलब कि 10 ग्राम विल बी इक्वल टू 5.6 प्लस x। ठीक है, यही होगा क्योंकि इधर का जो मास होगा वो इधर के टोटल मास के बराबर होगा। ठीक है, तो अब x क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 10 माइनस 5.6 ग्राम। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू 4.4 ग्राम। x will be equal to 4.4 ग्राम मींस द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस लॉ को हमने यूज किया, हमने यूज किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज दैट क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकल के आ गया 4.4 ग्राम। अब आते हैं नेक्स्ट, और पता है आप इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी कर दो जब आप अपनी लैब में जाएंगे। ठीक है, तो अब वहां कोई केमिकल रिएक्शन आप कराए, जैसे कोई सा भी केमिकल रिएक्शन है, सिंपल केमिकल रिएक्शन आपके टीचर्स बताएंगे, तो आप वेइंग बैलेंस लो, डिजिटल हो, डिजिटल से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा लेकिन उतना चलेगा। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, यस हु इज दिस? Yeah, I'm live. Actually, I'm just taking the live class right now. Yeah, I'm online. Okay, thank you, thank you. स्पैम क्यों नहीं हो गया? नहीं, वैसे उससे कनेक्टेड है वाईफाई से, मतलब ये वाला क्यों नहीं हो रहा है? इट्स वर्किंग। वही है, कभी कभी सुनो, गूगल भी जो है डर लगता है गूगल से, सीरियसली एकदम। हाँ, बेटा आप लोग को मेरी आवाज आवाज आ रही है?
बस एक बार कंफर्म कर दीजिए। नहीं नहीं, ये शुरू का दिखा रहा होगा। हम्म, कनेक्टेड है, सब कुछ तो कनेक्टेड है, इंटरनेट भी शो कर रहा है। उस दिन जब से क्रैश किया ना ये, तब से जो है डर लगता है कि देखो सब कुछ ओपन हो रहा है, कट 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 एकदम। यस, आई एम स्टिल हियर। ओके, तो हम यह पढ़े थे कि इस क्वेश्चन में हमने ये देखा और हमने फाइंड आउट किया कि कैसे जो है हम किसी भी मिसिंग जो प्रोडक्ट है या फिर रिएक्टेंट है, हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट लॉ पढ़ने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो पहले लॉ को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको कवर अप करेंगे। दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, सेकेंड लॉ जो हम स्टडी करेंगे, दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। And this law was given by Proust. Proust, the name of the scientist. अब ये लॉ क्या कहता है कि a chemical compound, okay, consist of always consist of the same elements
combined together in the same proportion by mass. In the same proportion by mass. In the same proportion by mass. ओके ये बीएसएनएल वाले पिटेंगे अब ये सब जियो सबको एक जगह से खड़े कर एकदम डंडे से पीटना चाहिए। ये दावे ये नेटवर्क खुले आसमान के नीचे नेटवर्क नहीं है, कहीं अंडरग्राउंड हो तो आपको समझ में आता है। नेटवर्क है, कनेक्टिविटी नहीं है, पता नहीं कौन सा आइडिया वीआई गीगानेट उत्तर प्रदेश में बड़ा अच्छा कर रहे हैं और सबसे उकला में भी फला फला। हद है, सब धोखा दे रहे हैं सब। यानी कि कनेक्टिविटी जो है प्रॉपर मिले भाई। ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट भी कर रहे हैं, रोटी भी खिलानी है, आटा भी नहीं देंगे, पानी पिला दो बस, रोटी खिला दो बस, लेकिन आटा नहीं देंगे। क्या है ओके तो यहां पे वही है कि केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ, मतलब क्या हुआ इसका, जैसे हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो वाटर इज व्हाट H2O मींस एक मॉलिक्यूल वाटर में हमेशा 2 हाइड्रोजन रहेंगे और 1 ऑक्सीजन रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता हम कहें कि हमारा एक वाटर है जो मेरे घर पे आता है वो H3O5 है और आपके वहां जो घर पे आता है वो H2O6 है, ऐसा नहीं होगा। वाटर है कहीं का हो, वो उसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। अब अगर हम 2 हाइड्रोजन का मास निकालें तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1U, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 2U, और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16U, तो टोटल कितना हो गया 16U। तो अब इन दो का जिनका वो बना हुआ है अगर आप रेशियो लोगे मास का तो वो हमेशा कितना आएगा 1:8, क्योंकि जब 2:16 को तुम डिवाइड करोगे तो 1:8 ही आएगा ना, ठीक है। तो वही यहां पे ये बोल रहा है अ केमिकल कंपाउंड, इसको समझना, ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स, यानी वाटर है। हाँ बेटा अब मैं क्या बताऊं, चलो मैं इसको बस कवर अप कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं बता दूंगा, ठीक है। सेम एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, ठीक है, यानी कि वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ही बना होगा, कंबाइन टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब 1:8 का ही प्रोपोर्शन होगा उसके मासेस का, क्योंकि मासेस जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उन एलिमेंट्स में ना। तो जब 2 हाइड्रोजन रहेगा एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे, जैसे अगर मैं कहता हूं ठीक है 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन होंगे 4, और कितने ऑक्सीजन होंगे 2, तो 4 हाइड्रोजन का मास देखो 4U हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन का 32U, रेशियो निकालोगे फिर कितना आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा वो एक ही तरह के एलिमेंट का ही बना होगा, और अगर वो कंपाउंड है तो फिर उनके मासेस का प्रोपोर्शन भी हमेशा फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दिया, तो मैंने एक अभी आइडिया डाला, इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मंडे में हम मैथ्स, ठीक है, दूसरा सैटरडे में आपका टेस्ट है, उसके लिए रेडी रहिए। टेस्ट को स्किप नहीं कर, आप जो इस टेस्ट स्किप करेगा वो डंडी खाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। हाँ क्यों कुछ हो, मैंने बहुत पहले बता दिया एकदम। हाँ